पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है, वह उसमें भार होता है, वह वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। कोई भी वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है एवं कोई एक वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे गिलास, गिलास स्टील का होता है और स्टील आप जानते हैं कि कई अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे लोहा, क्रोमियम आदि पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे कांच का गिलास, एक ही पदार्थ से कांच की गिलास बनी हुई है। इसमें से कुछ हम आपको बताएंगे। एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा, लोहे से कील बनाई जाती है, पेंच बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं, अन्य तमाम दैनिक जीवन में वस्तुओं के प्रयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं। लकड़ी, लकड़ी से मेज, कुर्सी, पलंग, अन्य फर्नीचर, बेड, दरवाज़ा, टेबल, कुर्सी, मेज, अन्य फर्नीचर, खिलौने आदि बनाए जाते हैं। कांच, खिलौने बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि आदि चीज़ें, वस्तुएं बनाई जाती हैं। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और अन्य वस्तुएं उसमें से निर्मित की जाती हैं। तो एक पदार्थ से कई वस्तुएं और कई वस्तुओं से एक पदार्थ, कई वस्तुओं से एक पदार्थ बनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि पेन, ये पेन है, ये पेन जो है इसमें कई पदार्थ मिले हुए हैं। इसमें लोहा भी है, स्टील भी है, प्लास्टिक भी है, रबर भी है और पारा भी है। इसमें कई पदार्थ मिले हुए हैं, तब ये जाके एक पदार्थ वस्तु, एक वस्तु बनी हुई है। जैसे खुरपी लोहा लकड़ी से बनी होती है। चश्मे में आप देखते हैं कि कांच और लोहे का फ्रेम होता है, या स्टील का फ्रेम होता है, या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। शर्ट जो आप पहनते हैं उसमें आप देखते हैं कि कृत्रिम या प्राकृतिक रेशा होता है, नायलॉन, रेयान, रुई के रेशे, कॉटन के रेशे, तमाम रेशों से बने होते हैं। वो एक वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। छाता आप देखते हैं कि उसमें प्लास्टिक भी लगता है, पॉलीथीन भी लगता है, पन्नी भी लगती है और उस प्रकार से लोहे से मिश्रित होकर बनता है। अब देखते हैं हम पदार्थ के वर्गीकरण। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि कक्षाओं में हम बच्चों को वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम कक्षा 7 में डाल देते हैं, जो उससे छोटे होते हैं उनको कक्षा 6 में डाल देते हैं, जो उनसे भी छोटे होते हैं उन्हें कक्षा 6 में डाल देते हैं। तो उनके माने किसी भी वस्तु को उसके गुणों के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर, उसमें क्या लक्षण मिल रहे हैं, क्या गुण हैं, उसके आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। माने वर्गीकृत माने बांट दिया जाता है। विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पहले पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, द्रव और गैस। ठोस आप जानते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, ये आदि जो है पदार्थ की ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्लास्टिक है, आप देखते हैं कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। लकड़ी ठोस अवस्था में पाई जाती है। लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है जो है। और द्रव, द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है आप जानते हैं। आपके घर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। पानी द्रव अवस्था में होता है, बह सकता है। घी, तेल आदि ये सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गैस पदार्थ की तीसरी अवस्था। गैस माने जलवाष्प। आप देखते हैं जल को जब आप गर्म करने के लिए रखते हैं तो वो जो है उसमें से जो वाष्प बनती है और वाष्प बनकर गैस के रूप में उड़ती है, उसे जलवाष्प कहते हैं। गैसें आप देखते हैं
कि जो धुआं निकलता है गैसों के रूप में निकलता है वो भी पदार्थ की तीसरी अवस्था मैंने धुएं के रूप में है, गैस के रूप में है। आप तमाम गैसें देखते हैं वो पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी गैस है। अब इनका विस्तारीकरण देखते हैं कि ठोस क्या है। ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं, अर्थात इनमें आपसी आकर्षण बहुत अधिक होता है, अर्थात ये पूरी तरह से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं, संगठित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक कण दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, कहीं भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, माने रिक्त स्थान ज़्यादा इसमें नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से संगठित हैं, मजबूत हैं, इसलिए इनका आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। द्रव, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि ठोस पदार्थ में अणु इसके पास पास हैं, परंतु इसमें तुलना कीजिए कि द्रव के कण ठोस पदार्थों से अधिक जो है दूर दूर है। इसकी अपेक्षा इसमें जगह ज़्यादा है, दोनों अणुओं के एक दूसरे अणुओं के बीच इसमें जगह ज़्यादा है। इसमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। स्वाभाविक बात है कि जब ठोस के अणु एक दूसरे से संगठित हैं, ज़्यादा बंधे हुए हैं, और ठोस की तुलना में बल्कि द्रव के कण जो है एक दूसरे से कम बंधे हुए हैं और उनके बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान है, इसलिए इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण जो एक साथ बांधे रखता है इन अणुओं को, इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, परंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। इनके कण जो है एक सीमा में बंधे रहते हैं और इसलिए इस कारण से इनका आयतन निश्चित रहता है। अब देखते हैं गैस। आप देखे होंगे कि ठोस पदार्थों में बिल्कुल संगठित है, कोई पदार्थ की कण, द्रव में ठोस से कम है, फिर गैस में द्रव से अधिक है। माने गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नगण्य होता है, माने ना के बराबर होता है या होता ही नहीं। इसी कारण इसका आयतन एवं आकृति दोनों ही अनिश्चित होता है। आप देखते हैं कि किसी भी बर्तन में यदि गैस को रखा जाता है तो वो पूरा आकार घेर लेती है और वो पूरी तरह से फैल जाती है। जहाँ भी आप छोड़ेंगे उस गैस को तो पूरी तरह से वो गैस फैल जाती है। फिर इसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पर? जल की घुलनशीलता के आधार पर। जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। आप जानते हैं कि जब बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम जल में यदि डालते हैं तो वो घुल जाते हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, अर्थात वो उनमें फिर अंतर आप नहीं कर सकते। जैसे आप चीनी डालेंगे तो फिर जो है चीनी को आप देख नहीं पाएंगे, पूरी तरह से चीनी जो है जल में डिजॉल्व हो जाएगी। अर्थात विलेय पदार्थ किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी का पानी में घुल जाना, यानी चीनी जो है जल में विलेय है। अविलेय पदार्थ किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थों को, जैसे आप उदाहरण के लिए आप रेत ले लीजिए, बालू जिसको बोलते हैं, आप उसको पानी में डालिए, वो जल में वो नहीं घुलेगी। आप जल को और रेत को अलग अलग पूरी तरह से देख सकते हैं। अर्थात रेत जो है क्या है? अघुलनशील पदार्थ है, यानी अविलेय पदार्थ है, वो जल में या किसी द्रव में घुल नहीं सकती। किसी द्रव के जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। अब पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। आप देखते हैं कि कई वस्तुएं घरों में होती हैं, शीशा होता है, कागज़ होता है, पन्नी होती है, उससे आप जो है ऐसे पदार्थ होते हैं
अर्थात पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनके आर पार पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, जिनके आर पार पूर्ण रूप से देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, जल आदि। आप कांच को, साफ कांच को अगर देख सकते हैं तो एक परत से दूसरी परत की ओर हम पूरी तरह से स्पष्ट देख सकते हैं, और जल भी पारदर्शी पदार्थ होता है। अब है अपारदर्शी पदार्थ, अर्थात वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे लकड़ी की सतह, लोहे की सतह, कागज, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता, अर्थात ये अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कागज आदि। पारभासी पदार्थ यानी अल्प पारदर्शी पदार्थ इनको भी कहते हैं, अतः वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से, जैसे आप देखते हैं कि कोई हल्का कपड़ा होता है, उसमें देखते हैं तो कुछ तो आपको दिखता है, जैसे आप कुछ भी वस्तु देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि कोई वस्तु रखी है, परंतु आप ये नहीं बता सकते कि क्या वस्तु है, कौन सी वस्तु है। तो यानी आंशिक रूप से या आर पार देखा जा सकता है, अल्प पारदर्शी पदार्थ या पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप सफ़ेद कागज़ में तेल लगा दीजिए, फिर उसके बाद देखिए आपको जो है अल्प पारदर्शी माने कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, समझ में आएगा, कुछ आंशिक रूप से दिखेगा। पेंट लगा कांच, आप आजकल घरों में जो खिड़कियां लगती हैं वो भी अल्प पारदर्शी कांच की खिड़कियां लगती हैं, वो भी अल्प पारभासी पदार्थ का अच्छा उदाहरण है, पेश करती हैं। कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अर्थात देखते हैं कठोरता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ, दो प्रकार जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। आप जानते हैं कि जो आसानी से टूट जाते हैं वो मुलायम पदार्थ होते हैं, और जो आसानी से खंडित नहीं होते हैं वो कठोर पदार्थ होते हैं। इस प्रकार से अगला देखते हैं चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। माने चुंबक से किस प्रकार का वो पदार्थ व्यवहार रखते हैं, उस आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ना है। पहला है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं या जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है या जिसमें चुंबक चिपक जाता है, या वे पदार्थ जिनमें जो पदार्थ चुंबक में चिपक जाते हैं, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा व लोहे से बनी हुई वस्तुएं, निकिल, कोबाल्ट आदि जो है ये चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ अर्थात स्पष्ट है शब्द से ही कि जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप चुंबक लकड़ी में लगाएंगे, चुंबक नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक में लगाएंगे, चुंबक नहीं चिपकेगा, कपड़े में लगाएंगे, चुंबक नहीं चिपकेगा, कागज़ में लगाएंगे, चुंबक नहीं चिपकेगा, अर्थात ये सभी अचुंबकीय पदार्थ। पदार्थ, अब आगे देखते हैं पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणुओं में परमाणु और परमाणु में नाभिक। प्रत्येक पदार्थ अत्यंत महीन कणों से मिलकर बने होते हैं तथा महीन कण भी अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं मैं कि कोई भी कण को आप किसी भी पदार्थ के कण को पीस लीजिए, पूर्णतः पीस लीजिए, महीन कर लीजिए, फिर भी उसमें कण बचेंगे। आप उस कण को उठा लीजिए, उसको और महीन कीजिए, फिर भी उसमें कण बचेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे अणु कहते हैं। जैसे अणु की परिभाषा पूर्ण रूप से देख लेते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, माने अति सूक्ष्म कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, अणु कहलाता है। फिर से देख लीजिए, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण
विद्यमान होते हैं अणु कहलाता है। इसके पश्चात मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु में परमाणु। तब परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। आप जानते हैं कि परमाणु के 3 अवयवी कण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणु में परमाणु, परमाणु में नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान है। अब परमाणु के ये 3 अवयवी कण हैं, आप जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश होता है, संकेत इसका P है। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, संकेत इसका E है, स्मॉल ई। न्यूट्रॉन उदासीन माने इसमें कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है।